अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने टैक्स में इजाफे के खिलाफ पहिए जाम हड़ताल कर रखी थी। जब जरार ने सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर देखी तो अपनी कार लेकर मियाजी के डेरे की तरफ निकल पड़ा। वो डेरे के सहन में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह मलंग उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आया। उसने इर्द गिर्द देखा। लंगर खाने की बाहर से कंडी लगी हुई थी। खादिमों के दोनों हुजरों के दरवाजे भी बंद थे। मलंग कबूतरों वाले खड्डे के पास आलती पालती मारकर दाना चुनते हुए कबूतरों की मोबाइल के साथ वीडियो बना रहा था। जरार के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ टिपकी। जरार ने अपने सामने मियाजी के हुजरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो हुजरे की तरफ चल दिया। दाखिल होते ही बा आवाज़े बुलंद सलाम किया। मियाजी और एक भारी भरकम शख्स ने सलाम का जवाब दिया। उस शख्स के साथ बैठी हुई खातून खामोश रही। मियाजी ने जरार को हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। मियाजी, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सोने में लदी फदी खातून ने खाकी लिफाफे की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके शौहर ने मियाजी की तरफ कर रखा था। मियाजी ने शौहर की तरफ देखा, फिर लिफाफा पकड़कर अपने दरमियान पड़ी हुई दराज वाली छोटी सी मेज पर रखते हुए बड़ी शाइस्तगी से समझाने लगे, हमारी मर्जी बीबी, हमारी मर्जी भी तो उसकी ताकत की मोहताज है। हम समझे नहीं। शौहर ने खातून को एक नज़र देखने के बाद मियाजी से कहा। मियाजी अपनी नशिस्त से उठते हुए बोले, ज़ोहर का वक्त हो गया है। मियाजी के उठते ही वो तीनों भी खड़े हो गए। बेहिश्त में रहने वाले, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। मियाजी ने जरार को हुजरे में रुकने की इजाज़त दे दी। ये बात उन दोनों के लिए जाने का इशारा था। मियाजी अपने डेरे के पास वाली मस्जिद में तशरीफ ले गए। उनके जाने के बाद शौहर ने खाकी लिफाफे की तरफ देखा, जो उसके नज़दीक बहुत ख़ास, जबकि मियाजी के नज़दीक बहुत सारे तस्वीर वाले आला कागज़ एक आम से खाकी लिफाफे का लिबास उड़े हुए थे। इस लिफाफे में पूरे 2 लाख हैं। मियाजी के आने तक इन पैसों का ख्याल रखना। शौहर ने जरार से कहा, मुझे कैंसर हो गया था। मियाजी के दमों से आराम मिला है मुझे। ये पैसे मेरे कहने पर ही चट्ठा साहब ने मियाजी को दिए हैं। खातून ने कंधे उचकाते हुए जरार की तरफ देखकर शोखी मारी। जरार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों वहां से चले गए। जब वो दोनों डेरे से बाहर निकले तो उनकी सियाह होंडा सिटी के साथ सुर्ख ऑडी खड़ी थी। कपड़ों से तो इतना अमीर नहीं लगा। खातून ने अपने शौहर की तरफ देखकर राय दी, किसी बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर होगा। शौहर ने अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए हतमी अंदाज में बताया। मियाजी नमाज पढ़कर लौटे ही थे। जरार ने फुट से बेतकल्लुफी के अंदाज में सवाल दाग दिया, आपने उनसे 2 लाख क्यों लिए? मियाजी ने मुअज़्ज़ज़ संजीदगी के साथ जरार की तरफ देखा। जरार ने अपना लहजा बेहतर करते हुए बड़े अदब के साथ बात का रुख बदल दिया, आपने ये क्यों फरमाया, बेहिश्त में रहने वाले? राव साहेब तुम्हारे लिए दुनिया में बेहिश्त ही तो बनाकर गए हैं। पापा को तो हार्ट अटैक हुआ था। मामा क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? उन दोनों की मौत को 4 महीने हो चुके हैं। तुम आज भी उसी सवाल में उलझे हुए हो। मेरी उलझन दूर कर दें। मुझे बता दें, ये रूह क्या होती है जिसके निकलते ही इंसान मिट्टी का ढेर बन जाता है? जैसे ही पापा का जनाजा उठाया गया, मामा की उधर बैठे बैठे ही रूह निकल गई थी। जरार क्या पूछना चाहता था उसे खुद भी मालूम नहीं था। अहल से छुपाना और ना अहल को बताना दोनों ही जुर्म हैं। खुशी में अपनी जगह पर बैठे रहना और गम में अपनी नशिस्त से उठ जाना दोनों अमल गलत हैं। खुशी और गम वाली बात में नहीं समझा। जरार ने मियाँ जी के खामोश होते ही पूछ लिया था, खुशी में ठहरते नहीं और गम से भागते नहीं। मियाँ जी के बोलने के दौरान ही चादर में लिपटी एक परी चेहरा दोशीज़ा उनके हुजरे में दाखिल हुई। मियाँ जी की उस पर नजर पड़ी तो वो अदबन खड़े हो गए। जरार हैरान हुआ। उसने दिल में सोचा, मियाँ जी तो बड़े बड़े ताजिरों, वजीरों, अफसरों के आने पर कभी खड़े नहीं हुए और आज उस लड़की के एहतराम में खड़े हो गए हैं। झूठे हैं आप। लड़की ने ताबड़तोड़ लहजे में जब ये कहा तो जरार के ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उसने झुरझुरी ली,
दीन को सबसे ज्यादा घाव मेरे जैसे दीन फरोशों ने ही तो लगाए हैं। मियाँ जी की बात सुनने के बाद लड़की ने लम्हा भर अपने 3 लफ्जों पर गौर किया, फिर कदरे नर्म लहजे में कहने लगी, पता नहीं कौन है वो जिनको आपकी फूंकों से शिफा मिल जाती है। मियाँ जी ने लड़की की बात सुनने के बाद ठंडी आह भरते हुए कहा, इंसान की सांस मकड़ी के जाले से भी नाजुक होती है। अब जाला तो जाले की हिफाजत करने से रहा, चलती हूं मैं। लड़की बेजारी से ये कहते हुए मुड़ी, अतरत बेटी, चंद घड़ियां मेरे पास भी बैठ जाया करो। मियाँ जी के अंदाज में खुलूस और शाइस्तगी थी। मेरा मसला तो आपसे हल नहीं होता, अतरत ने बैठते हुए शिकवे से भरपूर लहजे में कहा था। मियाँ जी भी बैठ गए। जरार बड़े गौर से अतरत और मियाँ जी की तरफ देख रहा था। ये लख्त अतरत कहकहे लगाने लगी। जरार ने अतरत की तरफ देखते हुए दिल में कहा, हुसैन के साथ साथ पागल भी है। मियाँ जी अतरत की बेबसी देखते हुए कहने लगे, कुछ कहकहों में भी दर्द होता है अतरत बेटी, तो मेरे दर्द का मुदावा करे ना। अतरत ने बड़ी हसरत से के कहा। मियाँ जी सोच में पड़ गए, फिर जरार की तरफ देखने के बाद बोले, मैं किसी से कर्ज लेकर अगर तुम्हें दूं तो आपको 7 करोड़ कौन देगा? अतरत ने दर्द भरी आवाज में पूछा था। जरार ने फुट से बताया, मैं। अतरत ने बड़े गौर से जरार की तरफ देखा। सानूली रंगत और बड़ी मूंछों वाला एक लड़का जो सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए था। अतरत ने हल्के से तंज के साथ बताया, 7,000 नहीं, 7 करोड़ बोले हैं मैंने। पापा अरबों की जायदाद छोड़ कर गए हैं और मैं उस जायदाद का उकलौता वारिस हूँ। जरार ने अतरत से नजरें मिलाते हुए बड़ी संजीदगी से इत्तला दी। अतरत ने लम्हा भर सोचा, फिर जरार से सवाल किया, मियाँ जी, अगर 7 करोड़ वापस ना कर सके तो? मामा, पापा कहा करते थे, ये सब हमें मियाँ जी के तुफैल ही मिला है। मतलब मियाँ जी के तुफैल को अपने माल का सदका देना चाहते हो? जरार को अतरत की बात की समझ नहीं आई। वो कहने लगा, मैं समझा नहीं। जरार की बात सुनने के बाद अतरत ने मियाँ जी की तरफ सताइशी नजरों से देखते हुए कहा, वाह मियाँ जी, बड़े बड़े मालदार मुरीदन हैं आपके। शाह चानन का फैज है बेटी। मियाँ जी की बात सुनते ही अतरत की बुझी आंखें चमक उठी थीं। उससे पहले कि अतरत की आंखों में चमक की जगह नमी आती, वो कहने लगी, मियाँ जी, एक दुल्हन का जोड़ा देना है, मुझे इजाजत दें। कैसे जाओगी? मियाँ जी ने फिक्रमंदी से पूछा। जैसे आई थी, पैदल पैदल। तकरीबन 7 किलोमीटर बनते हैं, मियाँ जी ने खबर दी। आप भी तो रोज पैदल ही शाह चानन से मिलने आया करते थे। अतरत ने याद कराया। तुम अतरत शाह हो, वो शाह चानन थे और मैं कुछ भी नहीं, मियाँ जी ने बड़ी आजिज़ी से बताया। फिर जरार की तरफ देखकर बोले, जरार, तुम अतरत को घर छोड़ दो, फिर उधर से ही डिफेंस चले जाना। छोड़ना किधर है? मकबरा जहांगीर के पास रावी क्लिफ्टन का इलाका है, मियाँ जी ने बताया। अतरत और जरार ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों हुजरे से बाहर आ गए। डेरे से निकलकर कार के पास आकर जरार ने अतरत के लिए फ्रंट सेट का दरवाज़ा खोला। अतरत ने जरार के पहलू में बैठने की बजाय पिछली सेट पर बैठने को तरजीह दी। वो खुद ही कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। मियाँ जी अपने डेरे के बैरूनी दरवाजे की चौखट पर खड़े थे। उन्होंने जरार को पुकारा, जरार बेटा, इधर आओ। जरार ने सुना तो वो फुट से मियाँ जी के पास आ गया। मियाँ जी बड़ी संजीदगी से बताने लगे, इबादत गुजार सैयद ज़ादी है, मेरे मुर्शिद शाह चानन की पोती। बेअदबी की माफ़ी नहीं। जी मियाँ जी, मैं इसे छोड़कर फिर आपके पास ही आ जाऊं, जरार ने बड़े अदब से दरखास्त की। ठीक है, मियाँ जी ये बोलकर अपने आम से मोबाइल पर एक नंबर मिलाते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। क्या बीमारी है आपको? जरार ने कार में बैठने के बाद सेट बेल्ट लगाते हुए पूछा। कैंसर, अतरत ने आराम से बोल दिया। कैंसर? कौन सा कैंसर? पता नहीं,
रिपोर्ट्स में लिखा है कैंसर का नाम, अथरत ने उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया। जरार जल्दी से बोला, शौकत खानुम, मैं चेक करवाना था। मियाँ जी ने आपको मुझे छोड़ने के लिए कहा है, मशवरा देने के लिए नहीं, अथरत रोखे लहजे में बोली। जरार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कार स्टार्ट कर ली। चंद मिनट बाद वो शरकपुर रोड पर थे। फूल मंडी वाले चौक से गुजरते हुए अथरत ने फूलों की दुकानों की तरफ बड़ी हसरत से देखा। जरार सेंटर वाले मिरर में उसे ही देख रहा था। न चाहते हुए भी वो बोल पड़ा, लगता है फूल काफी पसंद है आपको। बहुत, अथरत के मुंह से निकल गया। जरार ने फौरन सड़क किनारे अपनी कार रोकी और जल्दी से उतरकर सड़क पार करते हुए फूलों की दुकानों की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जरार फूलों के एक बक्के और 2 गज्जरों के साथ लौटा। कार में बैठने के बाद उसने ये सब अतरत को पेश करते हुए कहा, आपके लिए। लाइन मार रहे हो? अतरत ने बक्के और गुजरे पकड़ने की बजाय तीखे अंदाज में कहा था। लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, जरार ने संजीदगी से बताया। जानती हूं, तरस खा रहे हो मुझ पर? अतरत ने सवालिया अंदाज में पूछा। जरार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बक्के और गुजरे अपनी बराबर वाली सेट पर रख दिए, फिर कार ड्राइव करने लगा। कार के शेखोपोरा रोड पर चढ़ते ही अतरत बोल पड़ी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मियाँ जी ने कहा था बेअदबी की माफी नहीं है। क्या मतलब? अतरत ने फिट से पूछा। आप मियाँ जी के मुर्शिद शाह चानन की पोती हो? 4 महीने हो गए मुझे मियाँ जी के पास आते हुए, वो कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए सिवाय आपके। अतरत के होठों पर मुअज़्ज़िज़ मुस्कुराहट उभरी। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा, 4 महीने से रोज आ रहे हो? जी। क्यों? मरते वक्त पापा ने कहा था, मियाँ जी के पास हफ्ते में 1 बार जरूर चक्कर लगाया करना। तुम तो रोज चक्कर लगा रहे हो। हमारी फैक्ट्री उसी रोड पर है। फैक्ट्री आते जाते मियाँ जी की तरफ चक्कर लगा लेता हूँ। जरार ने मेट्रो बस स्टेशन के बिल मुकाबिल शेल के पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते हुए पूछा, अब किधर जाना है? सीधा। आगे जो चौक आएगा उससे उल्टे हाथ। फाटक क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे मकबरा जहांगीर है। जरार ने मकबरा जहांगीर के मरकजी दरवाजे के सामने जाकर कार रोक दी। शुक्रिया, अतरत ने कार से उतरते हुए कहा। वो वापस पैदल फाटक की तरफ चल दी। जरार उसे सेंटर वाले मिरर में देखने लगा। जब अतरत नजरों से ओझल होने लगी तो जरार ने जल्दी से कार घुमाई और अतरत का ताक़ुब करने लगा। अतरत एक गली में दाखिल हो गई। जरार ने उस गली के सामने ब्रेक लगाई। अतरत गायब थी। मगरिब की अजान के बाद जरार मियाँ जी के हुजरे में वापस पहुंचा। एक खातून के साथ जवान लड़की और 10-11 साल का लड़का मियाँ जी के इंतजार में बैठे हुए थे। जरार भी बगैर कुछ बोले हुजरे के एक कोने में कालीन पर बैठ गया। फिर उसने नजर भर के उस लड़की को देखा और दिल में कहा, आम सी है। आ गई हो मुख्तारा बीबी? मियाँ जी ने हुजरे में दाखिल होते हुए पूछा। जी मियाँ जी, मुख्तारा ने खड़े होते हुए बड़े अदब से बताया। लड़की, लड़का और जरार भी खड़े हो गए थे। मियाँ जी ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए सबको बैठने का इशारा किया। फिर मियाँ जी ने मेज़ की दराज से वो खाकी लिफाफा निकाला और मुख्तारा को देते हुए कहने लगे, ये लो मुख्तारा बीबी, शादी में काम आएंगे। मियाँ जी के मुंह से शादी वाला जुमला सुनते हुए लड़की शर्माई। मियाँ जी, अल्लाह आपका 2 जहानों में भुला करे। आपने इस बेवा की लाज रख ली, मुख्तारा ने अपनी चादर की झोली बनाते हुए कहा। लड़के ने आगे बढ़कर मियाँ जी के हाथ का बोसा लिया। मियाँ जी उस लड़के को थपकी देते हुए बोले, दिल लगा के मेरा पुत्र पढ़। जी मियाँ जी, लड़के ने बड़े जज्बे से कहा था। वो तीनों वहां से चले गए। पैसे कैसे दूं आपको? जरार ने पूछा। कौन से पैसे? मियाँ जी ने सवाल किया। वो 7 करोड़। जरार की बात सुनकर मियाँ जी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो कहने लगे, वो मर जाएगी मगर किसी के पैसों से इलाज नहीं करवाएगी। क्यों? जरार ने फिट से पूछा। वो कुन फयकून पर यकीन रखती है। मतलब? जरार ने कहा, उसका मानना है कि अल्लाह के चाहने ही से सब कुछ होता है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। एक दिन आपने ही फरमाया था। जरार ने मियाँ जी को याद कराया। वो असबाब को मानती है, इसीलिए तो इलाज करवा रही है।
میں بھی تو علاج ہی کے لیے پیسے دینا چاہتا ہوں، زرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ کس حیثیت سے؟ میاں جی نے پرکھتی نظروں کے ساتھ پوچھا۔ زرار سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر حجرے میں خاموشی رہی، پھر زرار ہی حتمی لہجے میں بول اٹھا۔ میں اترت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ اگر اس نے باہر سے اپنا علاج نہ کروایا تو وہ چند مہینوں کی مہمان ہے۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا، زرار نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ میاں جی نے بغور زرار کی طرف دیکھا، جیسے اس کا جائزہ لے رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے۔ چلے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، زرار نے فوراً کہا۔ ترس کھا رہے ہو یا اترت کے حسن پر لٹو ہو گئے ہو؟ میاں جی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زرار نظریں چرانے لگا۔ میاں جی قدرے سنجیدگی سے بولے، راؤ صاحب، زرار نے تمہاری رنگین مزاجی کا ذکر کیا تھا میرے ساتھ۔ زرار نے میاں جی کی طرف چونک کر دیکھا۔ میاں جی پہلے ہی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ شرمندگی زرار کے چہرے پر آ ٹپکی، اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر اترت کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی شرمسار نہ کرتا۔ میاں جی کی بات سنتے ہی زرار نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے کیوں کرنا چاہتے ہو شادی؟ میاں جی کے پوچھتے ہی زرار نے فٹ سے جواب دیا۔ بھروسہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں۔ آج پہلی بار لگا کہ تم راؤ صاحب کے بیٹے ہو، میاں جی ستائشی انداز میں بولے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرار نے اگلی بات پوچھ لی۔ اگر پاپا آپ کو یہ رشتہ کروانے کے لیے کہتے تو؟ میاں جی اپنی گردن کو کبوتر کی طرح ہلاتے ہوئے کہنے لگے، میرے مرشد شاہ چانن کا ایک ہی بیٹا تھا شاہ زمان۔ اس نے مرشد کے سمجھانے کے باوجود علاقے کی ایک بدنام خاتون کی بیٹی صنم سے شادی کر لی۔ صنم 4 سالہ اترت کو چھوڑ کر ایک مالدار پٹھان کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری شریک حیات وطوفہ تب زندہ تھی، وہ اترت کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ سلائی کڑھائی کی کاریگر تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر اترت کو بھی شوق پیدا ہو گیا۔ میٹرک کے بعد اترت نے مزید پڑھنے کی بجائے سلائی کڑھائی کے ہی کورس کیے۔ متوفہ کے مرتے ہی وہ مجھے کہنے لگی، میاں جی، میں شاہ چانن کے علاقے میں ہی جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تو بولی، میں اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چانن کی پوتی ہوں۔ تو پھر بیٹی کس کی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تو کہنے لگی، آپ کی بیوی اماں متوفہ کی۔ اس نے میری بیوی کو تو اپنی ماں مان لیا تھا، مگر مجھے اپنا باپ نہیں۔ میاں جی بات کرتے ہوئے رک گئے۔ چند گھڑیاں گزر گئیں۔ آپ کو باپ کیوں نہیں مانا اس نے؟ زرار نے ہولے سے پوچھا۔ میاں جی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، اترت سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے باپ کی خلافت چھین لی تھی۔ میاں جی کے چپ ہوتے ہی زرار نے یک لخت پوچھ لیا، آپ نے چھینی تھی خلافت؟ کیا؟ خلافت چھینی جا سکتی ہے، فقیری نہیں۔ میں توفتیر ہوں۔ مرشد کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سینکڑوں مریدین کے سامنے شاہ زمان کی جگہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ مرشد کے اس فیصلے پر شاہ زمان نے بڑا احتجاج کیا۔ میاں جی خاموش ہو گئے، مگر زرار کا تجسس ابھی برقرار تھا۔ اس نے پوچھا، پھر مرشد دنیا سے چلے گئے، مریدین میری جگہ شاہ زمان کو خلیفہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ آپ بنائیں گے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ؟ زرار نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ یکایک میاں جی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ میری تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے، میاں جی نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ زرار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماما، پاپا تو کہا کرتے تھے میں آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ زرار کی خبر پر میاں جی کے منہ سے نکلا، دعا؟ ہاں دعا، کیا ہے دعا؟ کئی مہینوں سے پوچھ رہا ہوں، زرار نے جلدی سے کہا۔ میاں جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ زرار لہجے میں طنز کا رس بھر کے کہنے لگا، 4 مہینے سے آپ روح کے بارے میں بھی کوئی حتمی جواب دے نہیں سکے۔ دعا کے چکر میں دوا بھول گیا۔ علی بخش بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میاں جی نے بات بدل دی۔ علی بخش وہ آپ کا خادم؟ زرار نے پوچھا۔ خادم نہیں، ساتھی، میاں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بیماری آپ کی پھونکوں سے دور نہیں ہوتی کیا؟ زرار نے تانا دیا۔ میاں جی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زرار نے فوٹ سے پوچھا،
किधर चल दिए आप? बताया तो है मैं साथ चलूं? मर्जी है तुम्हारी। मियाँ जी ये बोलकर अली बख्श के हुजरे की तरफ चल दिए। जरार ने उनकी तकलीद की। अली बख्श के हुजरे में वजीर लांगरी, मिलंग और एक लड़का अली बख्श के गिर्द बैठे हुए थे। मियाँ जी को देखते ही वो तीनों खड़े हो गए। मियाँ जी ने लड़के की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आज बुखार टूट गया है, लड़के ने बताया। मियाँ जी ने बड़ी मोहब्बत से अली बख्श की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब ठीक हूँ मियाँ जी, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, मियाँ जी ने कहा। अली बख्श उठते हुए बोला, जी बेहतर। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो अली बख्श की दवाई लेकर डेरे पर वापस लौटे। अली बख्श को दवाई और खाना खिलाकर ही मियाँ जी अपने हुजरे में आए थे। जरार बेटा, ज़ोहर के आए हो? इशा हो चुकी है, अब तुम घर जाओ, मियाँ जी ने नशिस्त पर बैठते हुए कहा। घर में डर लगता है मुझे, जरार ने साफ गोई से बता दिया। कितनी बार बोल चुका हूं शादी कर लो, मियाँ जी ने बेख्याली में कह दिया था। इतरत से करवा दें। ओह! बेख्याली में अपने मुंह से निकले हुए जुमले पर मियाँ जी गौर करने लगे। तुम कल आओ बात करते हैं, मियाँ जी ने कहा। कल अगर हड़ताल खत्म हो गई तो यहाँ पर रश लग जाएगा, जरार ने बताया। मियाँ जी ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। लम्हा भर सोचने के बाद बोले, अली बख्श के हुजरे से तौफीक को बुलाकर लाओ। तौफीक कौन? जरार ने पूछा। वो लड़का जो अभी हमारे साथ गया था। जी। तौफीक को बुलाने के लिए जरार वहां से चला गया। मियाँ जी ने आंखें बंद करते हुए लंबी सांस भरी। जी मियाँ जी। तौफीक की आवाज पर मियाँ जी ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तौफीक बेटा, मैं जरार साहब के साथ जा रहा हूं। ये सुनते ही जरार ने पूरी आंखें खोलकर मियाँ जी की तरफ देखा। अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई। कल भी अल्लाह के बंदे नहीं आ सकते। अगर कोई आया तो उसे बता देना मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। अली बख्श का ख्याल रखना। मियाँ जी ने सारी हिदायत देने के बाद तौफीक को वहां से जाने का इशारा किया था। तौफीक उल्टे पांव बड़े अदब के साथ वहां से चला गया। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे घर? जरार ने बेयकीनी से पूछा। देखते हैं। मियाँ जी ये बोलकर अपनी जगह से उठे और हुजरे से बाहर आ गए। डेरे के सहन में बरगद के पेड़ के नीचे मिलंग बैठा हुआ था। मियाँ जी उसके पास गए और बड़ी उल्फत से बोले, मिलंग जी, बच्चों का ख्याल रखना। मिलंग खाली खाली नजरों से मियाँ जी को देखे जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मियाँ जी आगे चल दिए। जैसे ही मियाँ जी डेरे से बाहर आए, जरार ने बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए कार का अगला दरवाज़ा खोल दिया। मियाँ जी ने कार में बैठे हुए हुक्म दिया, रावी क्लिफ्टन चलो। जरार ने हुक्म बजा लाते हुए कार शर्कपुर रोड की तरफ मोड़ दी। शर्कपुर रोड से फूल मंडी वाला चौक फिर शेखुपुरा रोड से गुजरते हुए वो शाहदरा मोड़ पहुंचे। मियाँ जी ने उल्टे हाथ मुड़ने का इशारा किया। अब उनका मुंह मुरीद की तरफ था। कुचहरी के बराबर जाकर मियाँ जी ने अटर्न लेने का इशारा किया। कार का मुंह वापस शाहदरा मोड़ की तरफ हो गया। कचहरी के साथ ही मियाँ जी ने फिर उल्टे हाथ मोड़ने का इशारा कर दिया। नूरजहां के मकबरे के सामने से रेलवे ट्रैक के नीचे बने हुए अंडरपास से गुजरकर अब कार मकबरा जहांगीर की मगरिबी दीवार के साथ साथ जा रही थी। जैसे ही उल्टे हाथ मकबरा जहांगीर का वही मरकजी दरवाज़ा आया, जरार ने कार रोक दी। जरार ने जाकर उसी मकाम पर ब्रेक लगाई थी जहां पर उसने अतरत को छोड़ा था। सीधा चलो, मियाँ जी ने पुराने रावी के पुल की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया था। जरार फिर से कार चलाने लगा। अब उसने उस गली के सामने कार रोक दी थी जिसमें अतरत दाखिल हुई थी। मियाँ जी ने अपनी अक्लो दानिश के जोर पर वो सारा मंजर देख लिया था। वो जरार की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, अब जहां मैं कहूं वहां कार खड़ी करना। मैन रोड पर वाक़े एक कब्रिस्तान के बाद वाली गली के सामने मियाँ जी ने इशारा किया। जरार ने कार रोक दी। कार से उतरते हुए मियाँ जी बोले, मुझे थोड़ी देर लग सकती है, जाना चाहते हो तो चले जाओ। जरार ने गर्दन को नफ़ी में हिलाते हुए दिल में कहा, जो काम मामा पापा नहीं कर सके वो मैं करूँगा। मियाँ जी चले गए।
हड़ताल के बावजूद सड़क पर जाती सवारियों की वजह से रौनक थी। जरार ने सड़क किनारे कार लगाने के बाद उसे अंदर से लॉक कर लिया। क्या है 21 ग्राम? इतना सा वजन कम होने से इंसान मर क्यों जाता है? उसने खुद कलामी की। फिर वो अपने जवाब की तलाश में कार की एलसीडी पर वही इंग्लिश फिल्म देखने लगा। उसे वक्त कांपता ही नहीं चला। सिवा घंटे बाद मियाँ जी ने कार के शीशे पर अपनी उंगली से मुअज़्ज़ज़ दस्तक दी। जरार ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मियाँ जी कार में बैठे, जरार ने फिट से बताया, ये है वो फिल्म जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। मियाँ जी ने एलसीडी की तरफ देखे बगैर उसे बंद करने का इशारा किया। जरार ने रिमोट से एलसीडी को बंद कर दिया। मियाँ जी ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालते हुए जरार से कहा, अतरत का मोबाइल नंबर है। मुझे डेरे पर छोड़ने के बाद घर जाकर अतरत से मोबाइल पर बात कर लेना। मियाँ जी ने कागज़ जरार की तरफ किया। जरार ने कागज़ को पकड़ते हुए पूछा, किस सिलसिले में? शादी का इरादा बदल तो नहीं गया? मियाँ जी ने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, वो मान गई क्या? जरार ने बौखलाहट में पूछा। उसकी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? जरार ने थोड़ी परेशानी के साथ पूछा। फोन करोगे तो शर्तें बता देगी। मियाँ जी ने ये बोलते हुए कार चलाने का इशारा भी किया। जब जरार की कार डेरे पर पहुंची, सामने लांगरी और मिलंग दोनों खड़े थे। मियाँ जी और जरार ने विंड स्क्रीन से ही उन्हें देख लिया था। मियाँ जी कार के रुकते ही जरार को समझाने लगे, घर पहुंचकर पहले मुझे अपनी खैरियत की इत्तिला देना, फिर अतरत को फोन करना। ठीक है मियाँ जी, जरार ने ताबेदारी से कहा। मियाँ जी कार से उतर गए। जरार ने कार मोड़ते ही उसकी रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। पोर्च में कार खड़ी करते ही उसने ट्रैक सूट के अपर से अपना आईफोन निकाला जो ऑफ था। आईफोन ऑन करने के बाद उसने मियाँ जी का नंबर मिलाया। मियाँ जी खाना खाने के बाद वुज़ू करके अपने हुजरे में लौटे तो उनके मोबाइल की घंटी बज रही थी। मियाँ जी ने मोबाइल का सब्स बटन दबाने के बाद कहा, हाँ जी, मैं घर पहुंच गया हूँ मियाँ जी। जरार ने अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए बताया। शुक्र है मालिक का। मियाँ जी ने ये बोलने के बाद मोबाइल का सुर्ख बटन दबा दिया। जरार ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए जेब से वो कागज़ निकालकर वो नंबर मिला दिया। अस्सलामुअलैकुम जरार साहब, अतरत ने कॉल रिसीव करने के बाद कहा। आपने कैसे पहचाना? जरार ने हैरत से पूछा। मैं अपना नंबर देने से पहले दूसरे का नंबर लेती हूँ। मियाँ जी बता रहे थे। आपने मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दी? जरार ने जल्दी से अपने मतलब की बात पूछ ली। मियाँ जी अपनी तरफ से कभी कोई बात नहीं करते। अतरत के जवाब पर जरार सोचने लगा, फिर वो असल बात पर आते हुए बोला, क्या हैं आपकी शर्तें? पहली शर्त, मेरा हक महर 7 करोड़ होगा, वो भी मौजिल। मौजिल मतलब? जरार ने बात काटते हुए सवाल किया। निकाह के वक्त ही 7 करोड़ अदा करने होंगे। अतरत ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बताया। दूसरी शर्त? जरार ने फिट से पूछा। निकाह के बाद रुखसती नहीं होगी। पहले हम दोनों उम्रा करने जाएंगे अपने अपने खर्चा पर। अतरत की बात इस बार भी जरार ने काटते हुए मचलते लहजे में पूछा। आप मेरे साथ उम्रा करने जाएंगी? उम्रे पर जा रहे हैं, हनीमून पर नहीं। जो तुम सोच रहे हो, रुखसती से पहले वैसा कुछ नहीं होगा, अतरत ने हतमी अंदाज में बताया। मचलते लहजे को जलते लहजे में बदलने में चंद घड़ियां ही लगी थीं। जरार ने जले भुने अंदाज में बताया, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आपसे तुम पर आने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। मुहर्रम असल में बॉडीगार्ड ही होता है। मैंने मियाँ जी से कई बार पूछा, मैं अकेले क्यों नहीं उम्रे पर जा सकती? वो कहने लगे, शहजादियों के साथ मुहाफिज होते हैं। मैं तुम्हें क्यों ये सब बता रही हूँ? अतरत ने भिराई हुई आवाज में कॉल काट दी। जरार सोफे पर बैठ गया। बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। जरार अपनी सोचों में डूबा हुआ था। दस्तक फिर से होने लगी। जरार को अब भी पता नहीं चला। दस्तक जोर जोर से होने लगी। हाँ, कौन है? आ जाओ, जरार ने चूंक कर कहा।
ایک 50 साला मुलाजमा बेडरूम में दाखिल होते हुए बोली, साहब खाना खाना। जरार ने सोचते हुए कहा, आपने दोपहर 1 बजे नाश्ता किया था, मुलाजमा ने बताया। जरार ने लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगा, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। मुलाजमा चली गई। चंद मिनट बाद जरार भी डाइनिंग हॉल में खाना खाने पहुंच गया। उसका हाथ नवाले मुंह में डाल रहा था और दांत चबा रहे थे। उसका दिमाग अतरत के मुताल्लिक सोच रहा था। जरार की बेशुमार दौलत की वजह से बहुत सारी लड़कियां उससे दोस्ती के लिए हम्मा वक्त तैयार रहतीं। अतरत ना तो जरार से मुतासिर हुई और ना ही उसकी दौलत से। जरार की अना को ये बात बार बार डिस रही थी। उसने खाने से पेट भर लिया मगर उसकी भूख बढ़ गई। जरार अपने बेडरूम में लौटा। वो बेचैन था। उसने अतरत का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम, अतरत ने कहा, मुझे आपकी दूसरी शर्त भी मंजूर है। जरार की बात सुनने के बाद भी अतरत खामोश थी। जरार ने खामोशी को तोड़ा। और भी कोई शर्त है तो बता दे। शर्त तो नहीं, एक बात है, अतरत ने कहा। जी फरमाएं। जरार हल्के से तंज के साथ बोला था। अभी तुम मेरी इतनी ही इज्जत करो जितनी सारी जिंदगी कर सकते हो। अतरत ये बोलकर खामोश हुई तो जरार ने फिट से पूछ लिया, वो बात क्या थी? यही बात थी, मैं तुम्हें तुम कहती हूँ और तुमसे तू पर कभी नहीं आऊंगी। तुम, आप और तुम में से अभी किसी को चुन लो। आप? जरार ने बात काटते हुए बताया, साथ ही अपने दिल की आरजू भी बता दी। मैं चाहता हूँ हम कल निकाह कर लें। इतनी जल्दी क्यों निकाह करना चाहते हो? मोहब्बत हो गई है आपसे। जरार ने जल्दी से अतरत के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, कल दोपहर को तुम मियाँ जी, लांगरी और अलीबख्श को लेकर मेरे घर आ जाओ। 2 गवाह मोहल्ले से हो जाएंगे, अतरत ने कहा। मतलब मैं अपनी तरफ से किसी को नहीं ला सकता? जरार ने शिकायती अंदाज में पूछा। मैंने कब मना किया? हक मोहर की रकम साथ लेकर आना, कल मुलाकात होती है। अतरत ने ये सब कहकर कॉल काट दी थी। जरार सोच में पड़ गया। वो अपने बेड पर कमर के बिल लेट गया। क्या तलाश कर रहा हूं मैं? क्यों अतरत से शादी करने लगा हूं? जरार ने दिल ही दिल में खुद से पूछा। वो उठकर बैठ गया। फिर खड़े होते हुए उसने खुद कलामी की। कोई लड़की इतनी हसीन दी हो सकती है क्या? अगर वीडियो पसंद आए तो बराहे करम एना नॉवेल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें